हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। बढ़ेंगे हम लोग इस सीरीज में आगे और करेंगे इस वीडियो में इस सीरीज का सेट नंबर 38। इस सीरीज के अंदर आने वाले हर वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए ये टेलीग्राम चैनल का आईडी है। आप इस आईडी के माध्यम से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले अगर आप पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो। ये क्यूआर कोड है, आप इस कोड को स्कैन करके भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। अब बढ़ते हैं हम लोग वीडियो में आगे और करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। सेट नंबर 38 का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, धोनी का वेग अधिकतम होता है। ये धोनी नहीं है, MS धोनी नहीं है, ये है धोनी। साउंड टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर। तो ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है ठोस में, उससे कम होता है द्रव में, उससे कम होता है गैस में, और निर्वात में तो ध्वनि चलती ही नहीं है। तो अधिकतम हो जाएगा किसमें? इसमें देख लो ठोस कौन है? धातु। सी हमारा आंसर हो जाएगा। निर्वात में ध्वनि नहीं चलती। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते क्योंकि, यहां भी वही लॉजिक है। साउंड को चलने के लिए मीडियम चाहिए, माध्यम की आवश्यकता होती है। साउंड को चलने के लिए मीडियम चाहिए, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो या फिर गैस हो। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, यानी कि माध्यम नहीं है। इसीलिए जब हम बोलेंगे ना चंद्रमा पर, तो सामने वाले को सुनाई नहीं देगा। तो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल होता तो एक एयर हो जाता माध्यम ध्वनि को चलने के लिए, लेकिन वो भी नहीं है। तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। एक सुरंग 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक चलाए जाते हैं, संपूर्ण विद्युत खर्च होगी। यानी कि बिजली की खर्च होगी, ये पूछा है कितने यूनिट बिजली की खर्च होगी। तो यूनिट में या फिर किलोवाट आवर में आपको दिया जा सकता है। और बिजली की खर्च की जब भी बात करें तो वहाँ पर आपको एनर्जी चाहिए होती है। और एनर्जी बराबर जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है पावर इंटू में टाइम। पावर इंटू में टाइम। और याद रखना है हमें निकालना होगा यहाँ पर किलोवाट आवर में। किलोवाट आवर में, इसी को हम लोग यूनिट भी बोलते हैं। किलोवाट आवर में, यानी जो पावर डालेंगे वो आप किलोवाट में डालेंगे, जो टाइम डालेंगे वो आप आवर में डालेंगे। हमारे पास जो पावर दिया गया है वो है वाट में। ये एक बल्ब का पावर है, 5 बल्ब टोटल इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। और ये टोटल वैल्यू जो है वाट में है, हमें किलोवाट में चाहिए तो हम इसमें 1000 से भाग लगा देंगे। उसके बाद टाइम हमें दिया गया है 20 घंटे, तो यहाँ पर 20 हम लिखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 10 किलोवाट आवर हमारा आंसर आएगा। 10 किलोवाट बोल दो या फिर इसी को हम लोग 10 यूनिट भी बोल सकते हैं। तो आंसर हमारा 10 यूनिट हो जाएगा। 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे चलता है तो 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्च होगा। यानी 1 यूनिट के लिए हमसे लिया जा रहा है 5 रुपया। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि कितना यूनिट बिजली खर्च किया गया है। तो इसके लिए हमें फिर से एनर्जी निकालना है किलोवाट आवर में, इसी को हम लोग यूनिट बोलते हैं। एनर्जी बराबर फिर से वही फार्मूला, पावर इंटू में टाइम। पावर है हमारे पास 100 वाट, लेकिन हमें चाहिए किलोवाट में, तो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, भाग लगाएंगे 1000 से। टाइम हमें आवर में चाहिए तो हमें आवर में ही दे रखा है 10 आवर। तो ये ऊपर भी 1000 नीचे भी 1000, यानी कि 1 किलोवाट आवर। इसी को हम बोल सकते हैं 1 यूनिट। और 1 यूनिट के लिए ही हमें 5 रुपये देने हैं, तो 5 रुपया ही हमारा आंसर होगा। निम्न में से किसका उपयोग नाभिकीय ईंधन के रूप में नहीं होता है? बताना है कि नहीं होता है। तो नाभिकीय ईंधन के रूप में थोड़ियम का भी होता है। थोड़ियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 90, याद रखिएगा। उसके बाद यूरेनियम का बहुत होता है, एटॉमिक नंबर है 92। उसके बाद प्लूटोनियम का भी होता है, एटॉमिक नंबर है 94। ये सारे जो है ये इस्तेमाल किए जाते हैं न्यूक्लियर फ्यूल के रूप में, नाभिकीय ईंधन के रूप में। नाभिकीय ईंधन के रूप में लेड हमारा आंसर हो जाएगा। लेड का इस्तेमाल जो है नाभिकीय ईंधन के रूप में नहीं होता। धावन सोडा की प्रकृति कैसी होती है? धावन सोडा की नेचर कैसी होती है? धावन सोडा यानी कि सोडियम कार्बोनेट Na2C3 Na2CO3 .10H2O, ये धावन सोडा है। और उसके बाद होता है एक सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये दोनों ही आपके होते हैं क्षारीय प्रकृति के, बेसिक नेचर के। ये दोनों ही आपके होते हैं बेसिक नेचर के। एक आप याद रखो अमोनियम क्लोराइड के बारे में, NH4Cl, ये भी सॉल्ट है ना? ये दोनों भी सॉल्ट है। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, ये भी सॉल्ट है, लेकिन ये एसिडिक सॉल्ट यानी कि लवण। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्षारीय हो जाएगा।
माँ से गर्भ को पोषक तत्वों की आपूर्ति डैश के माध्यम से होती है। माँ से गर्भ को, गर्भ यानी कि गर्भाशय में जो बच्चा होता है उसके बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है कि माँ से उस बच्चे को जो गर्भाशय में है पोषक तत्वों की आपूर्ति डैश के माध्यम से होती है। बच्चे जो है गर्भ में वो खाना पीना तो उसको हम लोग खिलाते नहीं है ना, कहाँ से वो न्यूट्रिशन लेता है, कहाँ से वो ऑक्सीजन लेता है, कहाँ से वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है, कैसे वो अपने मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकालता है, तो ये होता है प्लेसेंटा के थ्रू। सी हमारा आंसर हो जाएगा। जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है तब उसके गर्भाशय की दीवारों के साथ ही प्लेसेंटा का निर्माण हो जाता है। ये प्लेसेंटा जो है माँ और गर्भ के शरीर के बीच संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, यहाँ पर लिख लेना इकाई है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ये माँ और गर्भ के बीच एक अवरोधक है, बैरियर है। माँ के शरीर से गर्भ को ऑक्सीजन और पोषण प्रदान करता है प्लेसेंटा। उसके बाद बच्चे में जो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है या फिर जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट है, वर्ज्य पदार्थ है, उसे ये ले लेगा, निष्कासित कर लेगा प्लेसेंटा। प्लेसेंटा एक अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि भी है। अंतःस्रावी ग्रंथि जिसका काम होता है हार्मोन को सिक्रीट करना, स्राव करना। लेकिन ये जो प्लेसेंटा है ये अस्थायी है, यानी कि टेम्परेरी है, क्योंकि प्लेसेंटा हमेशा तो रहेगा नहीं। प्रेगनेंसी है तब तक प्लेसेंटा है, एक बार बच्चे का जब डिलीवरी हो जाएगा तो प्लेसेंटा जो है खत्म हो जाएगा, इसलिए टेम्परेरी है। टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड है। इसे देखो कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं, HCG है, HPL है, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है और रिलैक्सिन है। ये जो एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, रिलैक्सिन है, ये तीनों ही हार्मोन जो है अंडाशय के द्वारा भी स्रावित होते हैं। ठीक है, अंडाशय में भी बनते हैं और प्लेसेंटा भी बनाता है। प्लेसेंटा इसके अतिरिक्त HCG और HPL ये दो हार्मोन भी बनाता है। कार्बन यौगिकों में किस प्रकार के बंध होते हैं, यानी कि कार्बनिक यौगिक में किस प्रकार के बंध होते हैं, तो कार्बनिक यौगिक में जो आपका बॉन्ड होता है वो कोवैलेंट बॉन्ड होता है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। कोवैलेंट बॉन्ड जो है ये इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनता है। जैसे ये मीथेन है, CH4 है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बना है ये इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से बना है। जैसे ये एक बॉन्ड है तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है तो एक है कार्बन का। तो हाइड्रोजन और कार्बन दोनों ने क्या किया है कि एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी किया है। इससे हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए और कार्बन के बाह्यतम कोश में जब ये चारों हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। 25 ओम का एक लैंप एक बैटरी के टर्मिनलों के बीच संयोजित है। लैंप द्वारा प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। लैंप के टर्मिनलों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। देखो आपको दिया हुआ है यहाँ पर प्रतिरोध जो कि है 25 ओम। उसके बाद है लैंप द्वारा प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न की जाती है। देखो प्रति सेकंड लिखा हुआ है, प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न की जाती है। तो 1 सेकंड में जितनी ऊष्मा उत्सर्जित की जाए या फिर 1 सेकंड में जितनी ऊर्जा स्थानांतरित की जाए उसी को हम लोग पावर बोलते हैं। पावर बराबर होता है ना एनर्जी अपॉन टाइम। तो मान लो अगर हम पावर 100 वाट बोलते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 सेकंड में 100 जूल, 1 सेकंड में 100 जूल ऊष्मा जो है उत्सर्जित होती है या फिर ऊष्मा जो है अवशोषित होती है या फिर ऊर्जा जो है स्थानांतरित होती है, कैसे भी आप बोल सकते हो 1 सेकंड में। तो यहाँ प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है तो हम बोल सकते हैं जो पावर है वो एक्चुअल में 100 वाट है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ये पोटेंशियल डिफरेंस। तो R में, P में, V में कोई रिलेशन आपको याद है, याद होने चाहिए आपको। पावर बराबर हमारा फॉर्मूला होता है VI, एक और फार्मूला होता है पावर बराबर V² डिवाइडेड बाई R, एक और फार्मूला होता है पावर इज इक्वल टू I² इंटू में R। तो हम यहाँ पर इस वाले फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, नहीं इस वाले का नहीं, क्योंकि यहाँ पर करंट है, हम ये सेकंड नंबर वाला इस्तेमाल करेंगे। इसका पावर हमें पता है 100 वाट है, V हमें चाहिए V² है, यहाँ पर R हमारे पास 25 है। तो यहाँ से V देखो हो जाएगा हमारा, ये 100 है तो ये 10 हो जाएगा और ये 25 है तो 5 हो जाएगा, यानी कि 50 वोल्ट। 50 वोल्ट हमारा आंसर। समुद्र तल की तुलना में अधिक ऊंचाई पर सांस लेना कठिन होता है क्योंकि डैश। समुद्र तल की तुलना में देखो जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे हमारा जो वायुमंडल है वो विरल होता जाएगा, उनमें गैसों की जो मात्रा है वो कम होती जाएगी और धीरे 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 एक समय के बाद वायुमंडल हमारा खत्म। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ऑक्सीजन के लेवल में कमी आएगी, हर गैस की मात्रा में कमी आती है, ऑक्सीजन की मात्रा में भी कमी आती है, तो सांस लेने में दिक्कत तो होगी ही। तो अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन की सांद्रता बहुत अधिक होती है, गलत हो जाएगा। अधिक ऊंचाई पर वातावरण कम सघन होता है, ये हमारा सही हो जाएगा। अधिक ऊंचाई पर वातावरण कम सघन होता है,
मतलब वातावरण वायुमंडल हमारा जो है विरल होता जाता है। विरल का मतलब गैसों की जो मात्रा है वो कम होती जाती है और एक हाइट के बाद जो है खत्म हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा बेकिंग सोडा का उपयोग नहीं है? बेकिंग सोडा का उपयोग एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग पाउडर बनाने में बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड मिलकर के बेकिंग पाउडर निर्माण करते हैं, तो ये तो उपयोग है, ये सही है। एंटासिड में एक घटक के रूप में, ये भी सही है। विरंजक क्रिया में जो है विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल होगा, ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल होगा, CaOCl2 का इस्तेमाल होगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। सी हमारा आंसर। सोडा एसिड अग्निशामकों में, अग्निशामक का इस्तेमाल आग बुझाने के लिए किया जाता है, तो इसमें भी इस्तेमाल होता है। ये तीनों जो है ना उपयोग है, A, B, D बेकिंग सोडा का, आप इसको याद रखिएगा, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। निम्न में से किस धातु में संक्षारण के कारण हरे रंग की परत बनती है? संक्षारण के कारण जो है हरे रंग की परत बनती है किस धातु में? तो ये हमारा तांबा हो जाएगा। संक्षारण के कारण तांबे के ऊपर क्षारीय कॉपर कार्बोनेट का हरे रंग की परत बन जाती है, जबकि अगर हम चांदी की बात करें तो इसके ऊपर जो है सिल्वर सल्फाइड की काले रंग की परत चढ़ती है, जबकि हम लोहा की बात करें तो इसके ऊपर हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड का भूरे रंग की परत बन जाती है। ये तीनों ही पॉइंट्स आप याद रखें। सिल्वर के ऊपर सिल्वर सल्फाइड की जो कि काले रंग की परत है, लोहे के ऊपर हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड की जिसे हम लोग जंग बोलते हैं, भूरे रंग की परत होती है। तांबे के ऊपर जो है क्षारीय कॉपर कार्बोनेट की जो कि हरे रंग की परत होती है। मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार हैलोजनों की तरह हाइड्रोजन भी डैश के रूप में मौजूद होता है। हाइड्रोजन और हैलोजन, हाइड्रोजन के बारे में तो आपको पता ही है, ये H2 के फॉर्म में होता है, डाई एटॉमिक के फॉर्म में होता है। हैलोजन भी डाई एटॉमिक के फॉर्म में होता है, जैसे कि फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये आपको याद रखना है। ये भी डाई एटॉमिक है, ये भी डाई एटॉमिक है। तो हाइड्रोजन के जो गुण हैं ये हैलोजन तत्व से भी मिलते हैं, लेकिन हैलोजन के साथ इसे नहीं रखा गया है, इसे रखा गया है समूह संख्या 1 में। वैसे तो हाइड्रोजन को बिल्कुल अलग रखा गया है, लेकिन फिर भी हम लोग समूह संख्या 1 में इसको मान करके चलते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन की जो कुछ विशेषताएं हैं, कुछ गुण हैं, वो आपके समूह 1 के धातु से भी मिलते हैं। समूह 1 के जो भी धातु हैं उनके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में भी 1 इलेक्ट्रॉन। द्विपरमाणुक अणु, ठीक है, 2 परमाणु वाले अणु हाइड्रोजन तत्व भी बनाते हैं और हाइड्रोजन भी बनाता है। न्यूलैंड के अनुसार प्रकृति में कितने तत्व विद्यमान थे? तो न्यूलैंड साहब ने कहा कि प्रकृति में केवल 56 तत्व ही है, आगे और तत्व नहीं आएंगे। और मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स थे? 63, ठीक है। तो मेंडलीव के बारे में पूछ दे कि कितने तत्व थे उनकी आवर्त सारणी में, तो 63। और न्यूलैंड के अनुसार प्रकृति में कितने तत्व विद्यमान थे? 56। आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल कितने तत्व हैं? 118, जिसमें जो 94 तत्व है, 94 है, वो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। जो बच्चे आपके 24, ये है संश्लेषित तत्व। पहला संश्लेषित तत्व कौन सा है? पिछले वीडियो में बताया था, टेक्नीशियम, एटॉमिक नंबर 43, टेक्नीशियम। निम्न में से कौन सा संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं है। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है? 2 या 2 से ज़्यादा अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके एक सिंगल उत्पाद बनाते हैं। एक सिंगल, मात्र एक ही उत्पाद मिलेगा आपको संयोजन अभिक्रिया में। अभिकारक 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। बुझे हुए चूने का निर्माण, तो बुझे हुए चूने का निर्माण जो है उसमें कैल्शियम ऑक्साइड हमारा अभिकारक होता है और जल, तो यहाँ से बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यही है बुझा हुआ चूना। देखो 2 अभिकारक 1 उत्पाद, तो ये आंसर हमारा नहीं होगा। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाना, गर्म करने से चीज़ों का अपघटन होता है, तो यह अपघटन अभिक्रिया, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3, इसको अगर गर्म किया जाएगा तो ये टूट जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो यहाँ पर तो ठीक उल्टा हो गया, एक अभिकारक है 2 उत्पाद है। तो संयोजन अभिक्रिया का ठीक विपरीत है वियोजन अभिक्रिया, या इसी को हम अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं। कोयले का जलना, कोयले का जलना यानी कि कार्बन का जलना, यहां भी हमारा क्या बनेगा? यहां भी हमारे पास 2 अभिकारक और 1 उत्पाद। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस से जल का निर्माण, तो हाइड्रोजन गैस
प्लस ऑक्सीजन गैस, इससे जल का निर्माण होगा। यह भी संयोजन अभिक्रिया, 2 अभिकारक 1 उत्पाद। आंसर हमारा बी। मान लीजिए राम मोहन ने एक बेलनाकार छड़ चुंबक को एक वृत्ताकार परिनालिका की अक्ष के अनुदिश रखा है, फिर वह चुंबक को परिनालिका के अक्ष के परितः यानी कि चारों ओर घुमाता है। कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा डैश होगी। यहां पर आपको सवाल ये कह रहा है कि ऐसे जो है कुंडली है, कॉइल है, ठीक है, और ये इसका एक्सिस है और ये छड़ चुंबक है, इसके एक्सिस के यानी कि इसके अक्ष के अनुदिश जो है रखा है, यानी इसके एक्सिस के अलोंग रखा है इस प्रकार से, और इसके चारों ओर घुमाता है। तो कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा डैश होगी। देखिए कुंडली में जो है कोई धारा प्रेरित नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ से जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकल रही है, यहाँ से जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकल रही है वो इसके घूमने से भी, इसके चारों ओर, सोचो आप इसको हम घुमाएंगे, अगर ऐसे जैसे पिक्चर में दिखलाया गया है ऐसे अगर हम इसको घुमाएंगे तो इससे निकलने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं जो इस कुंडली से लिंक्ड है, उसके संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्योंकि मान लीजिए यहाँ से 10 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है निकल रही है, 10 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकल रही है और ये 10 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है इस कुंडली से लिंक्ड है, तो इसके घुमाने के बाद भी जो है ये 10 ही चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी जो हमेशा इससे लिंक्ड होगी। यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में कोई परिवर्तन नहीं होगा जो इससे पास हो रही है। मीन्स मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज नहीं हो रहा है। जब तक चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन नहीं होगा तब तक चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन नहीं होगा। और करंट के इंड्यूस होने के लिए जरूरी है कि चुंबकीय क्षेत्र में लगातार परिवर्तन हो। एक दूसरा केस ये हो सकता है कि हम रखेंगे ऐसे ही लेकिन घुमाएंगे कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ऐसे। आपको समझ में आ रहा होगा ना ये किस प्रकार से घुमाया जा रहा है और ये किस प्रकार से। यहाँ पर भी अगर मान लो 10 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकल रही है तो सोचो जब इसको घुमाया जाएगा तो कभी क्या होगा, 10 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी 8, कभी 5, 4, 3, 2, 1 इस प्रकार से जो है कभी घटेगी तो कभी बढ़ेगी। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी घटेगी कभी बढ़ेगी, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र जो है उसमें लगातार परिवर्तन होगा। परिवर्तन होना जो है जरूरी है। यहाँ पर परिवर्तन होगा ही नहीं घुमाने से, लेकिन यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है जो इस कॉइल से जो पास होगी उसके संख्या में लगातार परिवर्तन होगा घुमाने से। तो हम बोल सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र में जो है लगातार परिवर्तन होगा, तो यहाँ पर करंट जो है इंड्यूस हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर नहीं, इस वाले केस में नहीं। निम्न में से कौन सी घटना दिन के समय के दौरान पादपों में होने वाली एक प्रमुख घटना है? तो दिन के समय में फोटोसिंथेसिस होता है और फोटोसिंथेसिस में आप जानते हो कि ऑक्सीजन गैस जो है मुक्त होती है, तो O2 का मुक्त होना ये जो एक प्रमुख घटना है। किसी रासायनिक समीकरण में संकेत AQ, ऐसे ब्रैकेट में जो AQ लिखा होता है डैश को दर्शाता है। जैसे आप यहाँ पर देखिए ये सोडियम क्लोराइड है, बगल में AQ लिखा हुआ है ब्रैकेट में। यहाँ पर देखो बेरियम नाइट्रेट है, बगल में AQ लिखा हुआ है। यहाँ बेरियम क्लोराइड है, यहाँ पर ब्रैकेट में S लिखा हुआ है, स्मॉल s। यहाँ पर सोडियम नाइट्रेट है और ब्रैकेट में AQ लिखा हुआ है। तो इस AQ का मतलब होता है जलीय विलयन, ठीक है, जलीय विलयन या फिर जलीय अवस्था, एक्वस स्टेट। इसका मतलब होता है सॉलिड स्टेट। अगर L लिखा हुआ है तो लिक्विड स्टेट। अगर यहाँ पर मान लो G लिखा हुआ है तो गैसियस स्टेट। और अगर यहाँ पर AQ लिखा हुआ है यानी कि एक्वस स्टेट यानी कि जलीय विलयन। ये जो रिएक्शन है ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। ये जो रिएक्शन है ये है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया और साथ में अवक्षेपण अभिक्रिया, क्योंकि यहाँ पर बेरियम क्लोराइड का अवक्षेप प्राप्त होता है। कुछ जीवाणुओं की क्रिया द्वारा घोड़ों, खरगोशों आदि जैसे प्राणियों में आहार में मौजूद सेलुलोज का पाचन इनमें से किस स्थान पर होता है? खरगोश है, जो घोड़े होते हैं उनमें सेलुलोज को पचाने के लिए कुछ बैक्टीरिया होते हैं, जो सेलुलोज को पचाने के लिए जो एंजाइम चाहिए होता है वो एंजाइम ये बैक्टीरिया जो है सिक्रीट करते हैं। तो ये पाचन कहाँ पे होता है? ये पाचन जो है जो बड़ी आंत का एक भाग होता है सीकम, उसमें होता है। उसी को यहाँ पर अंधनाल कहा गया है, ठीक है, सीकम। बड़ी आंत का जो भाग है एक सीकम, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, मतलब बैक्टीरिया का वो फैक्ट्री है जो ऐसे एंजाइम सिक्रीट करते हैं जो सेलुलोज को तोड़ने में मदद करता है। 12 वोल्ट की एक बैटरी 250 ओम के प्रतिरोध से संयोजित है। इसके द्वारा 5 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा कितनी होगी? अब H बराबर होता है हमारा I² R इंटू में T, एक तो ये फॉर्मूला होता है, या फिर लगा दो V² डिवाइडेड बाई R इंटू में T,
या फिर आप लगा दो यहाँ पर VI इंटू में T। हमारे पास क्या सब है, हमारे पास प्रतिरोध है, हमारे पास विभवांतर है, हमारे पास टाइम है और ऊष्मा चाहिए, यानी कि इस वाले फॉर्मूले का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो H इज इक्वल टू V स्क्वायर, नहीं V हमें पता है 12 गुने में 12 बट्टे में हमारा प्रतिरोध 250 है और इंटू में हमारे पास टाइम है। सब के सब SI मात्रक में है, यूनिट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसको सॉल्व कीजिए, B हमारा आंसर आएगा। जब एक वस्तु को किसी दूरी पर इस प्रकार रखा जाता है कि वस्तु से प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर हो, तो अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। वस्तु को वहां पे रखा गया है कि वहां से जो आने वाली प्रकाश की किरणें हैं वस्तु से वो मुख्य अक्ष के समानांतर है। तो अवतल दर्पण में अब तक आपको समझ में आ चुका होगा कि जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो वास्तव में ये परावर्तन के बाद जो है फोकस से पास होती है और यहीं पर प्रतिबिंब का निर्माण हो जाएगा। ये जो प्रतिबिंब का निर्माण होगा, ये जो प्रतिबिंब बनेगा वो साइज में बहुत छोटा होगा, स्मॉल, बहुत छोटा, पॉइंट साइज का। दर्पण के सामने प्रतिबिंब का निर्माण हो तो प्रतिबिंब रियल होता है, और अगर रियल प्रतिबिंब हो, रियल इमेज हो तो इन्वर्टेड होता है, यानी कि उल्टा होता है। दर्पण के सामने अगर प्रतिबिंब का निर्माण होता है तो वास्तविक और उल्टा होता है। मुख्य फोकस पर हमारा आंसर। कौन सी रेखा दिए गए वर्षों के दौरान ओजोन छिद्र के आकार में हुए परिवर्तन का सर्वोत्तम ढंग से वर्णन करती है। तो ABCD जो है ये 4 जो है हमारे पास ग्राफ है, बताना है इनमें से कौन है जो सबसे अच्छा वर्णन करती है। किस मामले में, वर्षों के दौरान ओजोन छिद्र के आकार में हुए परिवर्तन के मामले में। तो एक समय था जब ओजोन छिद्र का जो आकार है वो लगातार बढ़ रहा था और मुख्य रूप से क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो एमिशन हो रहा था, उत्सर्जन हो रहा था AC से, फ्रिज से, यही क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है सबसे ज़्यादा जिम्मेवार थी ओजोन लेयर के डिप्लेशन में। तो ओजोन में छेद करने के पीछे जो सबसे ज़्यादा जिम्मेवार गैस थी वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही थी। तो बाद में सारे देश एक साथ आए, उन्होंने फैसला किया कि अब हम लोग ऐसे फ्रिज AC का निर्माण करेंगे जहाँ क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एमिशन नहीं होगा। लगातार इसके छिद्र का आकार बढ़ता जा रहा था, अब नहीं बढ़ रहा है। C हमारा आंसर। मान लीजिए कि एक परिपक्व ब्लू व्हेल की लंबाई 30 मीटर है जबकि एक बेबी व्हेल की लंबाई 10 मीटर है। बेबी व्हेल को 15 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए ताकि बेबी व्हेल की निर्मित प्रतिमा परिपक्व व्हेल के आकार का और वास्तविक हो। जब भी न्यूमेरिकल आए ना लेंस या दर्पण के ऊपर, तो सबसे पहला काम तो आपको यही करना है कि कौन सा लेंस है, कौन सा मिरर है, ये पहले लिख लो ताकि गलती होने के चांस कम हो जाए। तो कॉनकेव मिरर है, अगर फोकल लेंथ दिया गया है तो वो भी लिख लो, -15 मीटर हो जाएगा। अब पूरी कहानी चल रही है बेबी व्हेल के ऊपर। इसके लिए हमें HO दे रखा है, जो लंबाई है ना एक्चुअल में ये ऊंचाई है। तो बेबी व्हेल की लंबाई 10 मीटर, यानी कि बेबी व्हेल की ऊंचाई जो है 10 मीटर है। बेबी व्हेल की जो प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है या फिर जो लंबाई है ये होनी चाहिए परिपक्व ब्लू व्हेल के लंबाई की जैसी, यानी कि 30 मीटर। तो बताओ कि वस्तु को कहाँ रखा, बेबी व्हेल को कहाँ रखा जाना चाहिए, यानी कि U कहाँ रखा जाना चाहिए, यानी कि U क्या होगा। तो देखो HO पता है, HI पता है, तो यहाँ से आवर्धन निकल जाएगा। फॉर्मूला होता है हमारा HI बटे में HO। अब देखो वस्तु की ऊंचाई आपको हमेशा प्लस में लेनी है, तो ये 10 मीटर। प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है ये माइनस में भी हो सकती है और प्लस में भी हो सकती है, ठीक है। क्योंकि जैसे मान लो ये अवतल दर्पण है, अगर प्रतिबिंब सीधा बना ऐसे तब हम लेंगे प्लस में ऊंचाई, और अगर ऐसे बना तब लेंगे माइनस में ऊंचाई। हमसे सवाल में दे रखा है कि वास्तविक हो, और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब अगर उल्टा होता है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई हम लोग डालेंगे यहाँ पर ऋणात्मक, तो -30, यानी आवर्धन -3। तो अब हमारे पास जो है आवर्धन आ चुका है -3, और हमारे पास फोकल लेंथ भी है। तो अब हम यहाँ पर रिलेशन लगाएंगे M = F/F - U बराबर F/F - V/F। ये आप डायरेक्ट याद रखो, ये आप ये मत सोचो कि पता नहीं ये नया फॉर्मूला कहाँ से आ गया। जो आपका दर्पण सूत्र होता है, जो आपका आवर्धन सूत्र होता है,
उसी को कंबाइन करके ये रिलेशन निकलता है। अगर आप डायरेक्ट याद रखेंगे तो आपका समय बचेगा। तो हमें क्या करना है, हमें m पता है, हमें f पता है, u चाहिए, तो हम ये वाला रिलेशन लगा देंगे। यहाँ पर m बराबर -3 है, f बराबर -15 है, यहाँ पर -15 हो जाएगा, -u हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे, ये 45, ये माइनस माइनस प्लस, ये 3u, ये माइनस में 15। इसको सॉल्व करिए तो आपका आंसर आएगा -20 सेंटीमीटर। तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा सेट नंबर 38 है ना, 38 है, समाप्त होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले सेट में। थैंक यू सो मच।